मैं जब टाइम पे आता हूँ कोई नहीं आता है। हम्म। अच्छा, ये प्रोजेक्टर लगा है। वो वहीं पर शायद या फिर ठीक है रहने दो, यहाँ से बहुत कम डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है रहने दो, फैन लगाओ यहाँ पर ही, ऑन हो जाएगा। उसका पावर लगा हुआ है क्या देखो। हाँ है आगे, वो छोटा दिखेगा। पीछे हाँ पीछे लो। हम्म। उसको उधर लो थोड़ा। वालेकुम सलाम। ऐसा टेढ़ा करो उसको। हम्म, टेढ़ा और वो उधर जाना। हाँ थोड़ा ऊपर करो उसको।
स्टैंड स्टैंड उसके ऊपर स्टैंड है। हाँ, ये थोड़ा हाथ ऊपर लो तो। नीचे लो थोड़ा। ये सामने आओ। हाँ, सामने आओ। हाँ बस, ठीक है। कल क्या करे थे अपन? ऑब्जेक्ट लिटरल बोले तो डायनामिकली असाइनिंग अ प्रॉपर्टी टू अ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लिटरल्स। लिटरल्स बोले तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो रखते हैं अपन वो। एंड हम लोग ने डिस्ट्रक्चरिंग देखा था। डिस्ट्रक्चरिंग में हमने कैसे हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कैसे किया जाता है और एक एरे को डिस्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, ये देखा था। टेबल को ने तो इधर ले लो, नहीं आ रहा है क्या वो बराबर? टेबल उठा लो इधर, वो मोबाइल हटा दो वहां से, निकाल दो, चार्जिंग होगी उसकी। हाँ, उठा के ले जाकर गिर जाएगा। हाँ बस बस, ज्यादा मत, थोड़ा इधर ही हाँ, ऊपर लो थोड़ा सा। हाँ, सो हम लोग ने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग और एरे डिस्ट्रक्चरिंग देखा। तो ये क्यों यूज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग और डिस्ट्रक्चरिंग क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों को जो प्रॉपर्टी चाहिए वही प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम लोग, और दूसरा है कि हम लोग एक लोकल वेरिएबल भी बना देते हैं उसी के चलते। तो दो काम एक साथ हो जाते हैं। एक काम क्या हो जाता है कि अभी जैसा कि यहाँ पे ये ए, जैसा कि यहाँ पे ये पाए, पहले तो ये पाए ये एक लोकल वेरिएबल बन गया, और दूसरा काम ये हो गया कि ज्यादा कोड भी नहीं लिखना पड़ा, और मैथ ऑब्जेक्ट में से मेरे को पाए एक लोकल ऑब्जेक्ट मिल गया। यहाँ पर भी सेम हुआ। और दूसरा है कि हम लोग ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में, अब मैथ ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है कि ये ऑब्जेक्ट में और 50 चीजें हैं,
लेकिन हम लोग को 50 चीजों में से ये तीन ही चीजें चाहिए थी, तो हमने ये तीन ही चीजें निकाली उसके अंदर से, और इस तरीके से हम लोग ने उसको अचीव किया। सो पहला यूज केस डिस्ट्रक्चरिंग का ये है कि तुमको जो चाहिए उतना ही लो। मतलब बड़े, वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, वो पूरा बड़ा ऑब्जेक्ट में से मेरे को 2 या 3 प्रॉपर्टीज मेरे प्रोजेक्ट में या मेरे फंक्शन के अंदर लग रहे, तो उतनी ही प्रॉपर्टी मैं उठा रहा हूँ। और दूसरा यूज केस ये है कि मैं एक लोकल वेरिएबल भी बना दे रहा हूँ, जो कि वो फंक्शन के अंदर वेरिएबल रहेगा, उसका स्कोप सिर्फ वो फंक्शन के अंदर तक ही रहेगा। या फिर अभी ग्लोबली हमने प्रैक्टिस के लिए लिखा, इसलिए ये सेम चीज तुम लोग अगर यहाँ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर भी कर सकते थे। यहाँ पर यहाँ पे तुमको सिर्फ पाई लग रहा, तो एक पाई लोकल वेरिएबल भी बना दिया तुमने, प्लस मैथ फंक्शन से सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी उठाई। भला के हालांकि मैथ फंक्शन के अंदर और 15-20 प्रॉपर्टी हो सकती थी। सो we extracted whatever was needed with the help of destructuring, and we also got that उसका जो स्कोप हो जाता है वो लोकल हो जाता है। उसका स्कोप भी लोकल बना दिया हमने, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक फंक्शन के अंदर। दो काम एक साथ हो गए, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने फंक्शन के अंदर, और मेरे मैथ प्रॉपर्टी के अंदर 10 चीजें होंगी, उसमें से सिर्फ मेरे को जो चाहिए, वॉट एवर इज नीडेड, आई एक्सट्रैक्टेड दैट। सो इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, वैसे ही एरे डिस्ट्रक्चरिंग था। एरे डिस्ट्रक्चरिंग था, वैसे ही एरे एरे डिस्ट्रक्चरिंग था। एरे में भी यहाँ पे चार मेरे पास नंबर्स है, 2 4 5 7। उसमें से मुझे खाली 5 एक्सट्रैक्ट करना था, तो विदाउट यूजिंग इंडेक्स। अगर मैं इंडेक्स यूज करता था तो नंबर ऑफ 2 लिखता था, मतलब 0, ये पोजीशन पहले की 0 1 2, तो यहाँ पे 5 मिल जाता था मेरे को। बट अगर इंटरव्यू में पूछा कि तुमको बिना इंडेक्स यूज करे तुम लोगों को एक्सट्रैक्ट करके बताओ या डिस्ट्रक्चरिंग के फीचर को एक्सप्लेन करो, तो ये इस तरीके से तुम लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब ए 2 3 कॉमा ले लिया मैंने, मतलब 7 एक्सट्रैक्ट हो गया यहाँ पे बी के। नहीं फिर तुम्हारा देखो एक बार, वापस ज्वाइन करो, मैंने रिफ्रेश करा अभी। हम्म। हाँ हेलो, स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ ठीक है सर। हम्म।
तो कल हम लोग ने दो चीजें मेन देखी, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, एक एरे डिस्ट्रक्चरिंग और एक ऑब्जेक्ट लिटरल्स। आज हम लोग स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे, स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर। This generally improves the readability of functions, and you'll see it used a lot for the props argument in React function components. So here we have a circle area function, which expects an object as its argument, and it expects that object to have a radius property. We're destructuring the radius property out of that object and using it locally in the function. If we call this circle area function with an object like circle here, it will use its radius property inside of its calculation. Let's go ahead and test that. You'll see the circle area calculation working as expected. Destructured arguments can also be defined with defaults, like regular arguments. Say I'd like to use a default value of 2 for a precision property here. Let's define a second options argument for this circle area function here, and let's destructure precisions out of that argument to use it in the function's body. If I'd like to use a default value of 2 for the precision property, I can just use the equal sign here after destructuring precision, and that means the default for precision, if not specified, will be 2. I can also make this whole second argument optional using an equal sign after the destructuring syntax. The same call here will use an empty object for the second argument of the function, and then it will use a default value of 2 for the precision property that is now used in the function. Of course, if we invoke the circle area function with a second argument that has a precision property, that value will be used inside the function. As you can see, this destructuring feature offers a good alternative to using named arguments in functions, which is much better than relying on positional arguments. Destructuring, whether you do it in function arguments or directly with variables, also works for arrays. If you have an array of values and you want to extract these values into local variables, you can use the item's positions to destructure their values into local variables just like this. Note how I used double commas here to skip destructuring the third item in the array. The destructured variable fourth here will hold the value of 40. In React, the useState function returns an array of 2 items. We use array destructuring with useState to capture these 2 items into local variables. Array destructuring is useful when combined with the rest operator, which has an example here. By using these 3 dots, we are asking JavaScript to destructure only one item out of this array, and then create a new array under the name rest of items to hold the rest of the items after removing the first one. Let's test that. So first here will be 10, and rest of items. तो कभी कभी तुम लोगों को ऐसा केस होता है कि अभी मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, नंबर्स का एरे ऑलरेडी है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ 2 जो पहला पहला एलिमेंट है एरे का वो बाहर निकालने का है, और रेस्ट दूसरे जो है मतलब 2 के बाद 4 5 7 जो लिखा हुआ है एरे के अंदर, वो रेस्ट ऑफ द आइटम को मेरे को दूसरे एरे में डालने का। ऐसा कभी कभी सिनेरियो होता है कि पहला एलिमेंट निकाल देने का मेरे को, दूसरे जो भी बाकी के है उनको दूसरे एरे में डालने का। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके का सिंटैक्स लिख सकते हैं। तो फर्स्ट बोले तो ये जो फर्स्ट के अंदर क्या आएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी,
ठीक है, पहले अपन ने यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं देखा। अब एरे डिस्ट्रक्चरिंग के बाद हम लोग रेस्ट ऑपरेटर देख रहे हैं। रेस्ट और स्प्रेड दो ऑपरेटर्स है। वी हैव रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर। दो ऑपरेटर है अपने पास, रेस्ट एक है और एक स्प्रेड ऑपरेटर है। ठीक है, तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग के केस में जनरली रेस्ट ऑपरेटर यूज होता है। कौन से है? रेस्ट ऑपरेटर कहां पे यूज होता है? एरेस के अंदर यूज होता है। एरेस के अंदर बोले तो एरेज एंड इवन ऑब्जेक्ट्स में नहीं, एरेज में ही यूज होता है। मोस्ट ऑफ द यूज केसेस जो रेस्ट ऑपरेटर का है वो एरे डिस्ट्रक्चरिंग में है। ऑब्जेक्ट का देखना पड़ेगा, मैंने ऑब्जेक्ट में कभी देखा नहीं इसको। खैर, ऑब्जेक्ट में ये तीन चीजें अगर नया एरे क्रिएट करने का है तब यूज होती है। ट्रिपल डॉट्स, ट्रिपल डॉट जो है तीन बार डॉट जो लिखना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्प्रेड ऑपरेटर भी बोलते हैं कभी कभी, और इसी को क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। तीन डॉट दो तरीके का काम करता है। तो three dots does two things. It is used for rest operator as well as spread operator. रेस्ट ऑपरेटर भी यूज होता है वो, और ये स्प्रेड ऑपरेटर भी यूज होता है एज अ रेस्ट ऑपरेटर और एज अ स्प्रेड ऑपरेटर। बोथ यूज होता है ये। ठीक है, तो अभी मैंने कंसोल डॉट लॉग, तो मैंने ऐसा लिखा फर्स्ट, तो कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं। फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा? ये ऐसा क्यों आ रहा है? ये राइट क्यों आ रहा है? ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे तो दो तरीके की चीजें है। ट्रिपल तीन बार डॉट, ट्रिपल डॉट बोले तो क्या रहता है? स्प्रेड या रेस्ट ऑपरेटर, दोनों का काम ट्रिपल डॉट करता है। एरे डिस्ट्रक्चरिंग के केस में इफ आई वांट टू रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट एंड जो भी रेस्ट बचा, तो तो उसको मैंने एक, और इसका नाम कुछ भी दे सकता हूं मैं, रेस्ट नंबर, न्यू नंबर, ऐसा कुछ तो भी दे सकता हूँ, या कुछ भी दो तुम। तो ये वेरिएबल नाम का, ये वेरिएबल नाम का, ये वेरिएबल नाम का, रेस्ट नंबर बोल के वेरिएबल नेम का, रेस्ट नंबर बोल के वेरिएबल नेम का क्या बन जाएगा? एक एरे बन जाएगा। वो एरे के अंदर फर्स्ट छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज रहेंगे। फर्स्ट फर्स्ट बोले तो यहाँ पे अपने पास 2 छोड़ के 4 5 7 जो है वो क्या हो जाएगा? किस में रहेगा? रेस्ट नंबर्स बोल के ये वेरिएबल में रहेगा। कांस्टेंट लिख रहे बोले तो तुम एक वेरिएबल बना रहे, वेरिएबल अभी खाली यहाँ पे हम लोग डायनामिक वेरिएबल बना रहे स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, या फिर हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग प्लस स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके हम लोग देख रहे हैं इसको। मैं यहाँ पे नोड लिख रहा हूँ और फिर डे 05 करता हूँ, टैब मारता हूँ, फिर डिस्ट्रक्चरिंग बोल के टैब मारता हूँ, एंटर मारता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ गया? जो अपना ये 2 है वो आ गया, और ये रेस्ट ऑफ द नंबर्स में 4 5 7 आ गया। ठीक है,
करो, ट्राई करो सब लोग अपने अपने सिस्टम पर। ये ऑलरेडी कल तुमने यहाँ तक तो किया ही है, खाली 2 लाइन और एक्स्ट्रा लिखना है। तो इसको क्या बोलेंगे? रेस्ट ऑपरेटर। क्या बोलेंगे? रेस्ट। रेस्ट बोले तो बाकी के, पहला इधर दे दो, बाकी के एलिमेंट्स, द रिमेनिंग एलिमेंट्स, रेस्ट ऑपरेटर, द रिमेनिंग एलिमेंट्स। सब लोग अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करो ये। रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर, ये दोनों का सिंटैक्स सेम है। ये दोनों भी 3 डॉट से डिनोट किए जाते हैं। हो गया क्या सबका? डिस्ट्रक्चरिंग कल का? क्यों? कौन सा डिस्ट्रक्चरिंग? एरे के ऑब्जेक्ट? पॉइंट नहीं, रिवीजन हुआ था कल का। हाँ, ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग है यहाँ पर। ये ए बोले तो 2, बी बोले तो 4, कल करे ना अपन, सी बोले तो 5, और कॉमा करके बी बोले तो 7। तो ये हो गया एरे स्ट्रक्चरिंग। मतलब मैंने वेरिएबल्स नेम हर एक वैल्यू को दे दिया। अगर मेरे को कोई वैल्यू को नहीं देना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ कॉमा करके 2 कॉमा डाल देता हूँ। तो अभी ए के अंदर 2 रहेगा और डी के अंदर 7 रहेगा। डी बोल दो या 5, जो भी बोलना है तुमको, इस तरीके से। तो ये तो अपन ने एरे स्ट्रक्चरिंग ऑलरेडी देख लिया। अभी यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं वो उसको बोलेंगे रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर। तो पहले हम लोग ने रेस्ट ऑपरेटर देखा। रेस्ट ऑपरेटर बोले तो यहाँ पे डॉट डॉट के बाद कुछ भी नाम दो। हाँ, तुम न्यू एरे भी बोल सकते हो। तुम जो नाम देंगे तुम, वो नाम के अंदर, वो नाम के वेरिएबल के अंदर, वो नाम के वेरिएबल के अंदर तुम्हारे रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आ जाएंगे। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आ जाएंगे।
हो गया, सबने कर लिया ये? तो इसको क्या बोलेंगे? रेस्ट ऑपरेटर। अभी एक कॉन्सेप्ट है स्प्रेड ऑपरेटर का। will be an array of 20, 30, and 40. This is powerful for splitting the array, and it's also even more powerful when working with objects to filter out certain properties from an object. Here's an example of that. Say that we have this data object that has a few temp properties, and we'd like to create a new object that has the same data except for temp1 and temp2. We can destructure temp1 and temp2 and then use the rest operator to get the remaining properties into a new object called person. So ये ऑब्जेक्ट के केस में भी वर्क करता है, मतलब ये सिर्फ एरे के अंदर बता दिया मैंने रेस्ट। तो अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है OBG1 बोल के, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक temp1 प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वैल्यू ऐसा कुछ तो भी है, टेम्पररी 2 प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कुछ तो भी वैल्यूज है, फिर बाद में फर्स्ट नेम है, और ऐसा कुछ तो भी एल नेम है। ठीक है, तो इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट है। अब मेरे को पहले दो चीजें नहीं होना, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कांस्टेंट और अपना ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग का सिंटैक्स और OBJ1, और फिर इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, temp1 छोड़ दिया मैंने, मतलब temp1 ले लिया पहले, temp2 ले लिया, और बाद में रेस्ट ऑपरेटर से बाकी का जो भी बचा वो पर्सन बोल के एक नया वेरिएबल बना रहा हूं मैं, वो पर्सन वेरिएबल में मैंने बाकी का लिया। बाकी का बोले तो क्या बचा temp1 और temp2 जाने के बाद? एफ नेम और एल नेम बचा। तो एफ नेम और एल नेम कहां पर आ जाएंगे, कौन से वेरिएबल में आ जाएंगे? हाँ हाँ, पर्सन वेरिएबल में आ जाएंगे। आप कुछ भी नाम दो यहाँ पे, तुम पर्सन दो या ऑब्जेक्ट 3 दो, जो भी नाम देंगे तुम, वो नाम के अंदर रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स आएंगे। वेरिएबल का नाम तुम अपने हिसाब से दे सकते हो, यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए मैं पर्सन दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक पर्सन के। इस तरीके से अगर अपन ने console.log करे अभी, तो पर्सन को कंसोल करे, तो इस पर्सन में ये बड़े ऑब्जेक्ट में से खाली एफ नेम और लास्ट नेम आएगा। तो अगर तुमको ऐसा कुछ करना है कि रेस्ट ये दो छोड़ के बाकी सब प्रॉपर्टीज मेरे एक वेरिएबल में जाना चाहिए, तो तुम लोग इस तरीके का कर सकते हैं। इवन अगर ये temp1 नीचे भी रहा तो चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका सीक्वेंस सेम रहना। ओके, सीक्वेंस सेम रहना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक पर्सन ऑब्जेक्ट बन गया। पर्सन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट 1 की जगह पर्सन ऑब्जेक्ट बन गया, और ये पर्सन ऑब्जेक्ट को मैंने कंसोल किया। तो ये पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर temp1 और temp2 छोड़ के बाकी सब वैल्यूज रहेंगे।
अब जो भी रहेंगे रहते थे, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर हाइट भी रहता था यहाँ पे तो हाइट भी आ जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी है ये एक पर्सन ऑब्जेक्ट के टेम्प वन वेरिएबल और टेम्प टू वेरिएबल छोड़ के रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्ट विल गो इन द विद द हेल्प ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट। तो रेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेगा, जो भी अपन बोलेंगे कि ये दो छोड़ दो या फिर एक छोड़ दो, अगर मैंने बोला कि टेम्प वन छोड़ दो तो अभी टेम्प टू भी क्या हो जाएगा, पर्सन ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। देखो ये टेम्प टू भी पर्सन ऑब्जेक्ट में रहेगा। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिमूव एंड यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है तुमको जो भी बचे हुए आइटम के साथ, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, spread operator. Spread operator also works with this too, like spread operator works with array and object as well. In array जो भी हम लोग आइटम स्पेसिफाई करते हैं वो छोड़ के बाकी सभी आइटम्स इन द एरे लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स रहेंगे वो मिल जाते हैं तुमको। इवन इन ऑब्जेक्ट मैं जो वेरिएबल छोड़ के, कुछ वेरिएबल छोड़ के बाकी वेरिएबल्स तुम लोगों को अगर लेना है, if you want to exclude some variables in an object then you can use spread operator, and rest of the elements you will receive in a new object that is called as whatever name you give it। लाइक यहाँ पर हम लोग ने पर्सन नेम दिया तो ये एक वेरिएबल बन जाएगा जिसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और हाइट रहेगा। कोई क्वेश्चन इसमें किसी को? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि ये हो गया रेस्ट ऑपरेटर। सब लोग ये भी ट्राई करो, ऑब्जेक्ट का केस भी ट्राई करो। जैसा एरे का केस किया तुम लोग ने वैसे ऑब्जेक्ट का केस भी ट्राई करो। एक ऑब्जेक्ट बनाओ, वो ऑब्जेक्ट में से एक दो वेरिएबल हटा दो और बाकी सब वेरिएबल्स का तुम लोगों को मैंने टेम्प वन और टेम्प टू हटा दिया और बाकी जो मेरे प्रॉपर्टीज बच गए उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम मैंने पर्सन दे दिया। हो गया सभी का?
Just like the three dots of rest, you can use the three dots to spread one array or object into a new array or object. This is useful for copying arrays and objects. You can spread the items in an array into a new array, like in this example. New array here will be a copy of the rest of items array that we destructured above. Similarly, you can also spread the key value pairs of an object into a new object, like this example. The new object here will be a copy of the person object. Note that these copies are shallow copies. Any nested objects or arrays will be shared between these copies. Don't forget that. Like in this example, new. अभी जैसा कि मैंने बोला था तुम लोग को पिछली बार जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ रहे थे, जनरली क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने ये जो ऑब्जेक्ट 1 लिया है, अगर मैं एक कांस्टेंट obj2 is equals to कांस्टेंट obj2 is equals to obj1, तो मैं क्या कर रहा हूं, obj1 की क्या कर रहा हूं, एक मतलब उसका एक अलग वेरिएबल बनाना चाह रहा हूं मैं, बट मैंने बोला था कि तुमको ये मेमोरी लोकेशन में क्या होगा इसका काम, कि सिर्फ इसका रेफरेंस देगा, इसका एक कॉपी नहीं बनेगा, क्या होगा, रेफरेंस देगा। जब तुम इक्वल टू ऑपरेटर से करते हो तो क्या होता है, सिर्फ रेफरेंस चेंज होता है, उसका क्या चेंज होता है, रेफरेंस चेंज होता है। इसमें अगर तुम obj2 के अंदर कलर बोल के प्रॉपर्टी डालेंगे, ये क्या होगा, हाँ क्या होगा ये, हाँ कहा जाएगा, हाँ 1 को क्यों, हाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट टू रेफरेंस है, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट 2 में भी और ऑब्जेक्ट 1 को भी देखेंगे तुम, तो क्या होगा, ये चेंजेस दिखेंगे तुमको, क्या दिखेंगे, ये चेंजेस कहाँ पे दिखेंगे तुमको, दोनों में दिखेंगे। लेकिन मैं चेंज कहाँ कर रहा, मैं तो चेंज ऑब्जेक्ट 2 कर रहा, फिर भी क्या हो रहा, ऑब्जेक्ट 1 में भी चेंज हो रहा। क्यों चेंज हो रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल है और रेफरेंस स्टोर होता है, रेफरेंस स्टोर होता है। जनरली जब इक्वल टू ऑपरेटर जब हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ यूज होते करते हैं तो क्या होता है, रेफरेंस स्टोर होता है। देखो अब इसको console.log अगर अपन करेंगे यहाँ पर, तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट 1 के अंदर भी कलर आ गया और ये ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी कलर आ गया। अच्छा ऊपर का, हाँ ऑब्जेक्ट 2 ऊपर का है और फिर ऑब्जेक्ट 1 में क्या है, कुछ दिख नहीं रहा बराबर, मैं एक नया ही बना देता हूँ, रेस्ट डैश और डैश स्प्रेड डॉट जेएस, इसमें अपना रेस्ट और उसके कॉन्सेप्ट में करता हूँ, obj2 कॉमा
देखो ये ओबीजे 2 में ही डाला था मैंने कलर प्रॉपर्टी, लेकिन ओबीजे 1 के अंदर भी कलर प्रॉपर्टी आ गई। मैंने ओबीजे 1 में तो डाला नहीं, फिर भी कैसे आ गई, क्यों आ गई? क्योंकि जनरली जब हम लोग ऐसा इक्वल टू से कॉपी करते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो क्या होता है, रेफरेंस लेता है उसका, पूरा ऑब्जेक्ट का पूरा क्लोन नहीं मिलता है मेमोरी के अंदर। तो अगर तुमको एक ऑब्जेक्ट का पूरा क्लोन बनाना है और ऑब्जेक्ट 2 में चेंज कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट 1 क्यों चेंज होना चाहिए मेरा ऊपर का? ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट समझ रहा ना, जब कोडिंग कर रहे हैं तो मेरे को तो लग रहा कि मैं ऑब्जेक्ट 2 में चेंज कर दे रहा हूं, लेकिन तुम देखोगे तो ऑब्जेक्ट 1 भी चेंज हो जाएगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि उसका पॉइंटर स्टोर होता है, उसका रेफरेंस स्टोर होता है, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट का डीप कॉपी नहीं बनता है। उसको क्या बोलते हैं, यह डीप कॉपी नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ करना है मेरे को, तो अगर मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट डाला और स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया, तो अब क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट 1 में जो भी चीजें है वो क्या हो जा रही, स्प्रेड हो जा रही, और करली ब्रैकेट से एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। और अब क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर बोलेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर बोले तो पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट 1 में जो भी है वो मैं ये ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्रेड कर दे रहा, मतलब पूरे प्रॉपर्टीज एज इट इज लेके आ जा रहा, पूरे प्रॉपर्टीज एज इट इज लेकर आ जा रहा हूं। तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 के अंदर नई प्रॉपर्टी ऐड करूंगा कलर बोलकर, तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट 1 में जाएगा क्या कलर? अब नहीं जाएगा कलर। क्यों? क्योंकि मैंने अब एक एंटायरली न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है। समझ में आ रहा? अब इसको रन करो तो देखो ये यहां पे, यार ये स्क्रीन ना, कंसोल थोड़ा सा, हाँ, ये देखो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कलर प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर कलर प्रॉपर्टी नहीं है, बराबर? पहले आ रहा था क्योंकि पहले मैंने रेफरेंस की तरह उसको कॉपी कर दिया था, बट अभी मैंने क्या करा, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू एक एंटायरली न्यू कॉपी बनाया मैंने उसकी। ठीक है, ट्राई करो सब लोग। ये इंटरव्यू का कॉमन क्वेश्चन है, कल ही पूछा मेरे को, व्हाट इज स्प्रेड एंड व्हाट इज रेस्ट ऑपरेटर। कल मैं इंटरव्यू दे रहा था, उसमें पूछा मेरे को व्हाट इज स्प्रेड एंड व्हाट इज रेस्ट ऑपरेटर। सब लोग ये रेस्ट ऑपरेटर, तो जैसा मैंने यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट के लिए किया, वैसे ही मैं एरे के लिए भी कर सकता हूँ। अब एरे के लिए के केस में भी सेम केस है। अगर देखो मैंने ये नंबर्स एरे है, और अगर ये नंबर्स एरे को एक दूसरे एरे को असाइन कर दिया, ये नंबर्स एरे, मतलब मैंने एक कांस्टेंट लिया, एक न्यू एरे बोला, न्यू एरे बोला, इज इक्वल्स टू नंबर्स को एक न्यू एरे में असाइन कर दिया, तो क्या होता, न्यू एरे तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको रेस्ट कर देता हूँ मैं, रेस्ट आइटम। और यहाँ पे मैंने न्यू एरे को के अंदर, अगर मैंने यहाँ पे न्यू एरे के अंदर कुछ तो भी पुश किया है यहाँ पे, तो क्या होगा, न्यू एरे के अंदर कुछ तो भी पुश किया मैंने, 7 के बाद 8 पुश किया मैंने, तो क्या होगा अभी, हाँ, तो 8 जो है वो न्यू एरे के अंदर भी रहेगा, और 8 जो है नंबर्स एरे के अंदर भी चला जा रहा।
बराबर, दोनों जगह पुश हो जा रहा है वो, दोनों जगह पुश। अगर तुमको नहीं करना है तो तुम क्या कर सकते हो, ये एरे के अंदर ऐसा एरे 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 का सिंबल डाल के स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अब न्यू एरे के अंदर जो है, अब न्यू एरे के अंदर पुश, सिर्फ न्यू एरे के अंदर ही पुश होगा वो। अब वो इधर नहीं पुश होगा, मतलब अब जो है वो। तो इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर बोले तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स एरे के पूरे के पूरे एलिमेंट्स, एरे के पूरे एलिमेंट्स हम लोग ने क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। तो जो नंबर्स एरे है हमारा, जो कि ऊपर डिक्लेयर किया है, उसको मैंने स्प्रेड कर दिया और फिर उसके अंदर पुश किया। तो ये जो 8 है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू एरे के अंदर मिलेगा, न कि मुझे नंबर्स एरे में लिखेंगे। अगर मैं इसको नॉर्मल सिनेरियो में जाता था तो हमेशा वो वेरिएबल को क्या रहता था, रेफरेंस अटैच रहता था। तो एक चीज को चेंज करेंगे तो उसका ऊपर वाला चीज भी इंपैक्ट होता था। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ, और ये पूरे के पूरे एलिमेंट डालना है तो उसको क्या बोलेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर। और कुछ एलिमेंट को निकाल कर बाकी एलिमेंट्स को स्प्रेड करना है तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट ऑपरेटर। तो ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर का। इसका थ्योरी का एक बना के रखो तुम लोग एक पेपर और पेन पे, और उसको याद करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में। What is the difference between rest operator and spread operator? Rest operator is used to create a new object or array with the help of rest, मेरे को दो, if there are like example के through ही तुम लोगों को इसको समझाना पड़ेगा। If I have an object with temp1 temp2 first name last name ऐसी properties है, and if I want to remove temp1 and temp2 and I want to create a new object with the rest of the elements in the object, then we will use, we have to write constant and then curly bracket temp1 comma temp2 and comma dot dot dot. The three dots is also used as a rest as well as a spread operator. So, and if you want to create an entirely copy, a deep copy, you can say a deep copy बोल देंगे इसको। पहले जो अपन रेफरेंस कॉपी कर रहे थे, जनरली इफ यू यूज इक्वल टू साइन इन एन ऑब्जेक्ट इन एरे, इट विल जस्ट रेफरेंस टू द ओल्डर, मतलब राइट साइड की जो वैल्यू है उसको खाली क्या करता था वो, रेफरेंस करता था। बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ डीप कॉपी, मतलब अगर उसकी एंटायरली एक मेमोरी के अंदर कॉपी बनाना है तुमको, then what you can do is you can just use this square bracket and spread operator, and you can use spread operator to spread all the values in an array to create a new or a copy of an array. ट्राई करो सब लोग, ये हो गया क्या सबका, ये ट्राई करना। ये रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर दोनों सिमिलर कैसे है कि सिंटैक्स सिमिलर है, ट्रिपल डॉट ही यूज करते दोनों को।
सब लोग ट्राई करो, मैंने दोनों तरीके बताए तुमको, प्रॉब्लम क्या था और सॉल्यूशन कैसा हम लोगों को स्प्रेड ऑपरेटर से मिलेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, जब तुम डायरेक्टली इक्वल टू साइन यूज करते हो तो उसका रेफरेंस स्टोर होता है और नीचे जाके तुम वो एरे को अगर उसके अंदर कुछ भी चेंज करते हो तो उसका प्रीवियसली असाइन जो एरे है उसमें भी इफेक्ट करता है। if you use spread operator यूज करके if you create a deep clone of or deep copy of the variable, तो हम लोग एक नया कॉपी बना देते हैं स्प्रेड ऑपरेटर से और दिस विल हेल्प अस। तो आप न्यू एरे के साथ if you want to play with the new array now you can play with it means you can just push some items or delete some items in the new array, so it will only be deleted in the new array. The numbers array will not have any effect if you use spread operator. कोई क्वेश्चन किसी को? सबका हो गया क्या? ठीक है आगे चलते हैं फिर अपन। Array here will be a copy of the rest of items array that we destructured above. Similarly, you can also spread the key value pairs of an object into a new object like this example. The new object here will be a copy of the person object. Note that these copies are shallow copies. Any nested objects or arrays will be shared between these copies. Don't forget that. Template strings are one of my favorite new features that were introduced to the JavaScript language a few years ago. Let me tell you about them. You can define strings in JavaScript using either single quotes or double quotes. These two ways to define string literals in JavaScript are equivalent. Modern JavaScript has a third way to define strings, and that's using the backtick character. Strings defined with the backtick character are called template strings because they can be used as a template with dynamic values. They support what we call interpolation. You can inject any dynamic expression in JavaScript within these $sign curly braces holders. For example, we can use math.random here, and the final string will have the value of the expression included exactly where it was injected in the string. With template strings, you can also have multiple lines in the string, something that was not possible with the regular quoted strings. Backticks look very similar to single quotes, so make sure to train your eyes to spot template strings when they are used in examples. JavaScript offers many template strings are one of my टेम्पलेट स्ट्रिंग ऑलरेडी 3-4 बार कर चुके हैं अपन, 3-4 बार क्या 10 बार कर चुके हैं। favorite new features that programming paradigms, and object-oriented programming is one of them. Everything in JavaScript is an object, including functions. Modern JavaScript also added support for the class syntax. A class is a template or blueprint for you to define shared structure and behavior between similar objects. You can define new classes, make them extend other classes,
and instantiate objects out of them using the new keyword. You can customize the construction of every object and define shared functions between these objects. Here's a standard class example that demonstrates all these features. We have a person class and a student class that extends the person class. Every student is also a person. Both classes define a constructor function. The constructor function is a special one that gets called every time we instantiate an object out of the class, which we do using the new keyword, as you can see here. We are instantiating one object from the person class and two other objects from the student class. The arguments we pass here when we instantiate these objects are accessible in the constructor function of the class. The person class expects a name argument and it stores that value on the instance using the this keyword here. The student class expects a name argument and a level argument. It stores the level value on its instance, and since it extends the person class, it will call the super method with the name argument, which will invoke the person class constructor function and store the name as well. Both classes define a greet function that uses the values they store on each instance. In the third object, which we instantiated from the student class here, I also defined a greet function directly on the object. When we test this script, O1 will use the greet method from its class, the person class. O2 will use the greet method from the student class, and O3 will use its own directly defined greet method. क्लासेस का भी मैंने JavaScript था, लेकिन ये एग्जांपल थोड़ा लिख के निकालते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। क्लासेस जनरली जब काम करते हैं तब जनरली ज्यादा यूज नहीं होता है, बट रिएक्ट में क्या था कि पहले जब रिएक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो मेजरली रिएक्ट पूरा क्लास कंपोनेंट बेस्ड था। क्या था? तो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है जो मेरे को कल ही पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास कंपोनेंट एंड अ फंक्शन कंपोनेंट इन रिएक्ट। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अभी अपन वो नहीं पढ़ रहे, बट मैं ये जस्ट बोलने के लिए बोल रहा हूँ। जनरली क्लास अभी यूज नहीं करते हैं, क्लास अभी यूज नहीं करते थे। क्लास ये कॉन्सेप्ट आया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस के, जब सी प्लस प्लस आया था तब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर आया था, और तभी हम लोग ने क्लासेस पढ़े थे। क्लासेस और फंक्शंस ये तुम सिमिलर चीजें हैं, समझ सकते हो, बट क्लासेस के अंदर पावर कैसे हो जाता है कि इनहेरिटेंस का पावर मिलता है तुमको, इनकैप्सुलेशन का पावर मिलता है, इंटरफेसेस रहते हैं उसके अंदर और बहुत कुछ रहता है वैसे तो। बट तो ये एग्जांपल अपन पहले लिख के निकालते हैं, तो वो क्योंकि कभी कभी जावा इंटरव्यू पूछता है कि क्लास लिख के बताओ, क्लास एग्जांपल ऑफ क्लास विद इनहेरिटेंस लिख के बताओ बोलता है वो। तो एक क्लास कीवर्ड से क्लास बनती है। मैंने एक और जब भी इनहेरिटेंस की बात आती है उसमें इज अ रिलेशनशिप रहता है, मतलब स्टूडेंट इज अ पर्सन, बराबर। हर स्टूडेंट एक पर्सन हो सकता है, बराबर। हर पर्सन एक स्टूडेंट नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने एक क्लास बनाया, मेरे साथ लिखो ये सब लोग। मैं एक क्लास बना रहा हूं पर्सन, और हर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर मेथड रहती है। कंस्ट्रक्टर मेथड बोले तो कंस्ट्रक्टर मेथड या फंक्शन बोलेंगे। ये कंस्ट्रक्टर मेथड जनरली क्या यूज होती है? इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होती है। हर पर्सन को नेम रहता है, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू जो यूजर पास करेगा नेम, वो नेम। तो ये हमेशा जो राउंड ब्रैकेट में आता है वो क्या रहता है? यूजर इनपुट दे रहा है वो रहता है, जो भी यूजर इनपुट दे रहा है वो रहता है। और ये जो दिस रहता है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया पर्सन क्लास में,
उसका नाम मैंने नेम रखा। ये दोनों अलग अलग भी रख सकते हो तुम, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने इसको सेम रखा है। मेरा और आज इंटरव्यू शेड्यूल है, हाँ खैर। तो अभी एक तो मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, और एक मैं खुद का इस मेथड का ग्रीट एक मेथड बना रहा हूँ इसके अंदर, ग्रीट एक मेथड बना रहा हूँ इसके अंदर। और ये ग्रीट मेथड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं अभी। और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग टेम्पलेट के थ्रू हेलो, और मैं क्या करता हूँ डॉलर, और ये स्ट्रिंग टेम्पलेट या स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू दिस डॉट नेम। अब मैंने ग्रीट मेथड को कुछ पास करा क्या, कुछ इनपुट आर्गुमेंट पास नहीं करा, लेकिन मैं ये क्लास का क्या ले ले रहा हूं, जब ये क्लास इनिशिएट हुई थी तब जो उसका नेम था, जब तुमने नेम जो दिए थे तब का नेम मैं क्या कर रहा हूं, हेलो, वो नेम के अंदर डाल रहा हूं बराबर ग्रीट के टाइम पे। ये टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज कर रहा हूं मैं बैकटिक के थ्रू। हो गया, सबने यहां तक बना दिया। अब पर्सन क्लास के बाद मैं एक और क्लास बना रहा हूं जिसका नाम है स्टूडेंट क्लास। मैं एक स्टूडेंट क्लास बना रहा हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो स्टूडेंट क्लास है इसका एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। ये कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टूडेंट के अंदर दो चीजें रहेंगी, एक तो नेम ऑफ द स्टूडेंट और दूसरा रहेगा लेवल ऑफ द स्टूडेंट की फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में है, थर्ड स्टैंडर्ड में है, ये कौन से स्टैंडर्ड में है। ठीक है, तो अब मेरे को ये जो नेम है ना, ये जो नेम है, ये नेम मेरे को अगर पर्सन क्लास से यूज करना है, ये नेम मुझे एक्सटेंड करना है पर्सन क्लास से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, एक्सटेंड्स कीवर्ड से हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब जो पर्सन के अंदर जो फीचर्स हैं, जैसा कि पर्सन के अंदर नेम वेरिएबल है और ग्रीट मेथड है, वो सेम दोनों चीजें हम लोग स्टूडेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, या उसको ओवरराइड कर सकते हैं, या फिर मतलब पर्सन के अंदर होगा वो फंक्शन, बट मैं इसके अंदर वो फंक्शन को कुछ और बोलना चाह रहा हूं, तो दोनों चीजें कर सकते हैं। उसके लिए अगर ये नेम वेरिएबल, ये जो नेम वेरिएबल है, ये मेरे को स्टूडेंट के अंदर नहीं स्टोर करना है, मेरे को ये जो नेम वेरिएबल है मुझे ये पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर से लेना है। देन हम लोगों को पहले तो एक्सटेंड्स कीवर्ड लेना पड़ता है, एंड देन सुपर मेथड यूज करके, सुपर फंक्शन यूज करके नेम लिखेंगे यहाँ पे, तो ऊपर वाला नेम का जो वेरिएबल है उसको यहाँ पर हो जाएगा। और इस स्टूडेंट के अंदर एक ही प्रॉपर्टी रहेंगी जिसका नाम है लेवल, मतलब इसकी खुद का वेरिएबल जो है वो लेवल है, और जो यूजर लेवल पास करेगा वो लेवल मैं यहाँ पे लूंगा। इस तरीके से मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट का, जो कि दो चीजें ले रहा हूँ, और एक स्टूडेंट के अंदर एक ग्रीट मेथड बना रहा हूं मैं, और ये ग्रीट मेथड में मैं सिर्फ अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ, हेलो और डॉलर, और मैं इंटरपोलेशन से दिस डॉट नेम और हेलो, हेलो स्टूडेंट का नाम, फ्रॉम लेवल, फ्रॉम लेवल बोले तो डॉलर, और फिर मैं लेवल डाल रहा हूँ।
ठीक है, तो ये हो गया मेरा डेफिनेशन है, ये हो गया मेरा डेफिनेशन, ये हो गया मेरा डेफिनेशन। सब लोग यहाँ तक टाइप कर लो। तो मैंने यहाँ पर अभी दो चीजें डिफाइन की है, एक पर्सन क्लास डिफाइन किया है, उसके अंदर भी ग्रीट मेथड है। एक स्टूडेंट क्लास डिफाइन किया है जो कि एक्सटेंड करता है पर्सन क्लास से। इंटरव्यूअर पूछता है कि हाउ विल यू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस, तो तुमने आंसर देना चाहिए वी कैन इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड एंड सुपर मेथड। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आई कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ माय पेरेंट क्लास इन माय चाइल्ड क्लास। पेरेंट कौन है? पर्सन इज अ पेरेंट क्लास। स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ द पर्सन क्लास। यहाँ पे इज अ रिलेशनशिप होती है। इनहेरिटेंस बोले तो इज अ, लाइक पर्सन इज अ, सॉरी, स्टूडेंट इज अ पर्सन। स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इज अ पर्सन, एवरी स्टूडेंट इज अ पर्सन। जहां पे भी इज अ रिलेशनशिप आती है वहां पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। हो गया, सबने टाइप कर लिया यहाँ तक। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड टू क्लासेस। तो अब ये क्लासेस बना के कुछ फायदा है क्या? जैसा कि फंक्शन डिफिनेशन कर रहे हैं वैसे ही हम लोग ने क्लास डिफिनेशन करा है। यहाँ पे बना के कुछ फायदा है क्या? जब तक उसको फंक्शन को जैसा कॉल नहीं करते तब तक कुछ फायदा नहीं था। वैसे ही द सेम वे अनलेस यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। हर एक क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, कांस्टेंट O1, ऑब्जेक्ट वन बोल रहा हूं मैं, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से न्यू, और क्लास का नाम न्यू पर्सन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो पर्सन ऑब्जेक्ट को क्या देना पड़ेगा मेरे को कंपलसरी, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर जो है नेम लेता है। इसका कंस्ट्रक्शन तो जब इनिशिएट होता है ऑब्जेक्ट, मतलब न्यू कीवर्ड जैसी अपन ये लिखते हैं स्टेटमेंट, वैसी ही जब ये रन होता है वैसी ही कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होती है। बराबर, जैसी ही ऑब्जेक्ट इनिशिएट होता है वैसी ही मेरा कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होती है। और कंस्ट्रक्टर मेथड अगर कॉल हो रही है तो उसको तो नेम लग रहा है इनपुट में, तो मेरे को नेम पास करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे नेम पास करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नेम पास करता हूं। अब मैं एक ऑब्जेक्ट दूसरा बना रहा हूं, कांस्टेंट O2, और वो O2 को मैं क्या कर रहा हूं, न्यू। अब मैं ये O2 जो है ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को क्या लगने वाले हैं? दो चीजें लगने वाले हैं उसके कंस्ट्रक्टर को। एक तो नेम, नेम भले ही वो दिस के अंदर नहीं जा रहा है, वो बाद में सुपर से ऑटोमेटिकली ऊपर उसका पेरेंट स्टोर करेगा नेम, बट फिर भी मैंने नेम लिख दिया। चलो, और दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसका लेवल देता हूँ, लाइक कुछ भी, BCA फाइनल ईयर,
ये उसका लेवल हो गया वो स्टूडेंट का। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर उसका नाम तो पास करा ही करा, प्लस उसका लेवल पास करा। और ठीक है, तो अब अगर मैं लॉग कर रहा हूं, अगर मैं लॉग कर रहा हूं O1 डॉट ग्रीट मेथड अगर मैंने कॉल करा, O1 डॉट, नहीं लॉग करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने वो ग्रीट मेथड के अंदर लॉग करा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट वन डॉट ग्रीट मेथड कॉल करता हूँ, इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उन्हें क्या करेगा, यहाँ पे ग्रीट वन O1 में बोले तो O1 बोले तो किसका ऑब्जेक्ट है, पर्सन का ऑब्जेक्ट है, देन इट विल ओनली प्रिंट हेलो एंड अजर, इट विल प्रिंट हेलो एंड अजर, क्योंकि O1 में तुमने अजर डाला हुआ है। अब अगर O2 डॉट ग्रीट करेंगे अपन तो क्या प्रिंट होगा, O2 डॉट ग्रीट जो है ये क्या करेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है ये, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का ग्रीट मेथड कॉल करेगा और उसने प्रिंट करेगा हेलो मुशर्रफ फ्रॉम BCA फाइनल ईयर, ऐसा उन्हें प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है? इसको रन करके देखो। क्या कर रहा है, देखो मैंने यहाँ पे डॉलर लेवल लिखा तो उन्होंने एरर दे दिया, तो क्या एरर है ये, इस क्लास का लेवल ऑब्जेक्ट चाहिए, तो दिस लिखना जरूरी है, यहाँ पे दिस डॉट लेवल लिखना जरूरी है। तो इसलिए पहले ऑब्जेक्ट वन ने हेलो अजहर दिया और ऑब्जेक्ट टू ने हेलो मुशर्रफ फ्रॉम BCA दिया, क्योंकि मैंने एक, तो दोनों भी ग्रीट मेथड है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का है, एक ऑब्जेक्ट पर्सन का है। और इसने और क्या किया है, एक और स्टूडेंट बनाया उसने और उसका ग्रीट मेथड को ओवरराइड कर दिया। तो जो तुम ओवरराइड करना बोलते हैं, उसको ओवरराइड करना बोले तो पेरेंट के अंदर जो ग्रीट मेथड है वो कुछ और काम करती होंगी, लेकिन मैंने स्टूडेंट के अंदर वो ग्रीट मेथड जो सेम मेथड है उसको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। मैंने क्या कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया, मतलब सेम मेथड मैंने यहाँ पर भी लिखा और उसने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया और उसने क्या कर दिया कि ये O3 ऑब्जेक्ट बनाया, ये स्टूडेंट का नाम XYZ और वो कुछ ग्रेड 10 में है समझ लो। तो और मैंने क्या करा कि O3 ओ O3, ये जो स्टूडेंट का है O3 डॉट ग्रीट लिखता था मैं, तो ये क्या होता था, क्या प्रिंट करता था, हाँ क्या प्रिंट करता था, हाँ हेलो और बस तक फ्रॉम ग्रेड 10 प्रिंट करता था। क्यों, क्योंकि मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया तो उसी का मेथड कॉल करेगा। लेकिन अगर मेरे को वो स्टूडेंट का जो मेथड है वो नहीं कॉल करना है और मेरे को इसको ओवरराइड करना है, मतलब इसको इक्वल टू करके मैं एक एरो फंक्शन देख के मैं क्या कर रहा हूँ, ये फंक्शन को ओवरराइड कर दे रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ दिस स्टूडेंट इज स्पेशल, ऐसा कुछ तो भी, दिस इज स्पेशल स्टूडेंट, ऐसा कोई करता नहीं है जनरली, लेकिन तुम लोग ओवरराइड कर सकते हो, ऐसा इसने बताया है जनरली। तो तुम लोग इक्वल टू ऑपरेटर से जो एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन है ग्रीट मेथड का, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, और एक बार ओवरराइड कर दिया, और ओवरराइड करके इन्होंने एक एरो फंक्शन, ये ऑटोमेटिकली तुरंत कॉल हो जाएगा। तुम यहाँ पर अभी देखते हो तो
नहीं प्रिंट हुआ, कॉल नहीं किया ना उसको। अच्छा हाँ, मतलब ये डिफाइन करते वक्त ही अगर अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे ऊपर, ये तो डेफिनेशन है ना, इक्वल टू ऑपरेटर बोले तो डिफाइन कर रहे हैं अपन यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, ग्रीट बोल के जो वेरिएबल था या फिर मेथड था उसको ओवरराइड कर दिया। अब मैंने अगर o3 डॉट ग्रीट कॉल किया है यहाँ से, तो क्या प्रिंट होगा, स्पेशल बोलकर प्रिंट होगा। दिस इज अ स्पेशल, दिस इज स्पेशल स्टूडेंट, या फिर दिस इज स्पेशल फंक्शन या मेथड। तो इस तरीके से तुम उसको ओवरराइड कर सकते हो क्लासेस के मेथड को। लास्ट वाला अगर कंफ्यूजिंग है तो छोड़ सकते हो, बट ये दो चीजें तुमको लिखते आना चाहिए और लिख के बताना आना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर पूछता है लिख के बताओ, तो ये तुमको लिखते आना चाहिए। इवन बहुत सारे जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं तुम्हारे इंटरव्यू से पहले, उसमें भी ये पर्सन और क्लास का कॉन्सेप्ट आता है। सॉरी, पेरेंट चाइल्ड, अभी तो मैंने स्टूडेंट और पर्सन का बताया। इसमें ऑर्डर, प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का ऑर्डर हो सकता है, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें हो सकती है। करो, ये सब हो गया सबका। सब लोग ऑब्जेक्ट्स बना के उसको कॉल करके देखो। दो से तीन बार लिख के निकालो इसको, ताकि लर्न हो जाए तुमको। ये एक क्लास कैसे बनाना, एक इनहेरिटेंस का क्लास कैसे बनाना, मतलब एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कैसे लेना, ये लिखते तो आना चाहिए, प्लस ये भी आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने
मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स देखे। एक और कॉन्सेप्ट है promises When का। you need to work with asynchronous operations, you usually have to deal with promise objects. A promise is an object that might deliver data at a later point in the program. An example of an async function that returns a promise is the Web Fetch API that's natively available in some browsers. Here we're fetching information from the top level GitHub API. Since fetch returns a promise, to consume that promise, we do a .then call on the result of fetch and supply a callback function in here. This callback function will receive the data from the API. The fetch API has raw response. If you need to parse the data as JSON, you need to call the JSON method on the response object. And that JSON method is also an asynchronous one. So it returns a promise as well. To get the data, we need another .then call on the result of the JSON method. And in the callback of that, we can access the data. As you can see, this syntax might get complicated with more nesting of asynchronous operations, or when we need to combine this with any looping logic. You can simplify the nesting here by making each promise callback return the promise object, but the whole .then syntax is a bit less readable than the modern way to consume promises in JavaScript, which is using async await. Let me show you that. You just await on the asynchronous call that returns a promise, and that will give you back the response object. Then you can await on the JSON. तो जनरली जो प्रोमिसेस है, प्रोमिसेस क्या है कि कभी कभी जैसे कि अपन ने एक एग्जांपल देखा था अपने जावास्क्रिप्ट जब अपन लोग पढ़ रहे थे। कौन सा एग्जांपल देखा था? कुछ कुछ ऑपरेशंस को टाइम लगता है, जैसे कि सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया। तो इन सब चीजों को क्या लगता है, मतलब 1 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होंगे, 10 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? असिंक बिहेवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असिंक्रोनस। सिंक्रोनस बोले तो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस? तो आज डे 5 में ही कर दिया क्या मैंने, कि डे 6 था आज? डेज में ना वो हो गया है पूरा लोचा। ये प्रोमिसेस अपन कल से लेते हैं, अभी के लिए इतना हजम कर लो आज के लिए। हजम नहीं हो रहा ना? प्रैक्टिस करो बोले थे हमने। सेम ही पढ़ा रहे, वापस से ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे। लिखो, बार बार लिखो, रट्टा मारो, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं है। वापस देखो मेरा लेक्चर जाके। हाँ बोलो, किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो वजीर भाई। वापिस अगर जब फिर से W3 स्कूल से लिखे तो सर समझ में अच्छा आ रहा है। वही तो बोल रहा, वापस से करेंगे तो और बहुत अच्छे समझ में आएगा। और वजीर भाई मेरे को एक काम करो ना, आप तुम लिख रहे लिखो मत, मेरे को ना वो हाँ पीपीटी बना के दो ना। कहीं की वो जो भी ये जो हाँ अभी तुम रिवाइज कर रहे हो ना W3 स्कूल से, 1 बाय 1 हाँ कॉन्सेप्ट जाके। जी जी तो जो भी तुम लिख रहे हो, रेदर देन लिखने का, अभी इस पे लिखने की प्रैक्टिस करो ना, पीपीटी में लिख दो सेम चीज। ठीक है पीपीटी में लिखो। हाँ एक पीपीटी में लिख दिया ना तुमने, तो क्या हो जाता कि वो मेरे लिए भी बाद में रेफरेंस के लिए अच्छा रहता, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब तुम्हारे वो पेजेस पे लिखे तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल रहता है, पढ़ना मुश्किल रहता है, देखना मुश्किल रहता है। ठीक है, मैं तुम्हारे से बात करता हूँ उसके बारे में। जी ठीक है।
कोई और क्वेश्चन किसी को? सर ये कमिट कर दो ना जी। हाँ हाँ, कमिट कर दो। कोई कोई क्वेश्चन और किसी को? ठीक है, फिर प्रॉमिसेस और असिंग का वेट कल पढ़ेंगे। थैंक यू।